नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी मसले पर कुछ कहने सुनते हैं। जलवायु परिस्थिति, स्थानीय प्रजातियां वो वहां सूट करेंगी। तो मैं जब भी वो यूकेलिप्टस देखता हूं तो मुझे लगता है कि अमरकंटक में यूकेलिप्टस की जरूरत क्या है। तो हमारा जो प्लांटेशन हो उसके बारे में हम अपनी प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, जलवायु, बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे दुनिया को बचाने में सहयोग दे सकते हैं, वो प्रयास भी हमको करना चाहिए। और वनों से आजीविका कई लोगों की चल रही है। वन और आजीविका दोनों जोड़ दिए तो लोग अपने आप वन बचाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आप विचार विमर्श भी करने वाले हैं। एक हमारे सामने बड़ा विषय अपने कर्मचारियों की सुरक्षा। वो सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। भगवान ना करे कभी ऐसी दुर्भाग्यशाली घटना हो, लेकिन हमने मंत्री जी ने बात की कि हमने तुरंत शहीद का दर्जा जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कर जाना चाहिए तुरंत। लेकिन वो नौबत आए वो सुरक्षित रहे, ये जरूरी है। और इसलिए उसके लिए जो उपाय आवश्यक है वो उपाय किए जाएंगे। आप लोग उस पर विचार भी करने वाले हैं। वन भवन जैसे मुद्दों का भी समाधान निकाल दिया जाएगा। मैं इतनी कहता हूं कि हमारा फॉरेस्ट भी समृद्ध है और हमारे फॉरेस्ट का जो पूरा अमला है ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा हुआ है, वो भी विचारवान है, सशक्त है। इसलिए तो हम फॉरेस्ट बचाने में सफल हुए। लेकिन मानवीय चीजों को ध्यान में रखते हुए जंगल में रहने वालों की जिंदगी आसान बने। वन अधिकार कानून के अंतर्गत जो पट्टे पेंडिंग है वो भी हम दें, तो वो भी हमारी ड्यूटी है। और टूरिज्म की दृष्टि से और जो, जैसे मैंने वन विहार 2 दिन पहले में गया, अद्भुत है वन विहार अपना। उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। किसी शहर के अंदर इतना बड़ा कोई वन विहार हो कहीं, मुझे नहीं लगता। सिंगापुर में जब वो रात में घुमाते तो हम भी रात में घुमाए, नाइट सफारी को। ये आकर्षण है थोड़ा। कई चीजें और खड़ी की जा सकती है, वहां खड़ी की जा सकती है, मतलब वन्य प्राणियों से संबंधित उसको और आकर्षक बनाया जा सकता है। बफर में नाइट सफारी चालू होगी और बफर में नाइट सफारी आपने चालू करी थी। अभी थोड़े प्राणी देख ले, लोग उसकी व्यवस्था भी रिजिड ना हो, हम लोग उसके ना देखें, नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए देखें। तो देखिए लोगों की जिंदगी में आनंद भी बढ़ेगा और लोगों की अपने आप इच्छा की वन बचे रहे, नहीं तो देखने का मिलेगा। वन विहार को भी मॉडल बनाओ। मैं चाहता हूँ वन विहार की प्रतिष्ठा भोपाल की ऐसी हो के सिंगापुर से लोग देखने आएंगे, भोपाल चलो यार नाइट सफारी वहां करते हैं। तो उसके लिए भी आप चर्चा करें। और भी कई विषय जिन पे आप चर्चा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है एक दिवसीय कार्यशाला अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो लक्ष्य फॉरेस्ट को दिए गए हैं, उन लक्ष्यों को भी आप पूरा करेंगे। वो आपके सामने एक फॉरेस्ट का कुल मध्य प्रदेश की जीडीपी में लगभग 2% हिस्सा है। हम टारगेट करें इसको बढ़ा के 5 हो। अलग अलग गतिविधियों से कैसे कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और थोड़ी देर रहता, लेकिन मुझे सीधी जाना है, इसलिए मैंने मंत्री जी का अत्यंत संक्षिप्त उद्बोधन हुआ है, सो बाद में बोलेंगे। लेकिन आप बाद में और विस्तार से जो बातें हो जरूर रखिए। इस मंथन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये मुख्य वन संरक्षक और वन मंडलाधिकारियों की वर्कशॉप, इसमें सीधी हादसे के चलते सीएम ने अपना स्वागत नहीं कराया है। और एक और बड़ी खबर, सीधी से ये बड़ी खबर है, बस हादसे का मामला। सीएम शिवराज रामपुर नैकिन जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक रामपुर नैकिन पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मृतकों के परिजनों से यहां पर मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री। घटना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। दरअसल कल बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था और
बड़ी संख्या में जो सवार थे बस में उनकी जान गई थी, कुछ लोग बचे थे। लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन कल पूरा हो गया था, लेकिन अभी भी, हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि नहर में माना जा रहा था कि हो सकता है कि लोग बहकर आगे निकल गए हों। इस लिहाज से काफी बड़े क्षेत्र में जो तलाशी अभियान है वो लगातार चल रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पर यह घटना घटी थी, रामपुर नैकिन, वहां पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक रामपुर नैकिन पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। कल बड़ी बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मंत्रियों को रवाना भी किया था रामपुर नैकिन, जहां घटना घटी थी। मंत्री तुलसी सिलावट, रामखिलावन पटेल घटना स्थल पर पहुंचे थे। परिवारजनों से भी उन्होंने बात की थी। और अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचने वाले हैं। अब तक 49 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है। 6 से 7 लोग तुरंत ही बाहर निकल आए थे। इसके बाद कोई सुरक्षित इस हादसे में नहीं बचा। 49 की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। कल तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ले रहे थे, प्रशासन को निर्देशित भी कर रहे थे। पूरा प्रशासनिक अमला घटना स्थल पर पहुंचा था। और आज खुद मुख्यमंत्री रामपुर नैकिन पहुंचने वाले हैं। 12 बजे तक पहुंचने की संभावना है मुख्यमंत्री की। कल ही जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, जिन परिवारों का कोई सदस्य इस हादसे में उसकी जान चली गई, ऐसे परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया था, सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा हुई थी। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह तात्कालिक सहायता है जो उन परिवारों के लिए दी जा रही है। और आज खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उन परिवारों से मुलाकात करने के लिए सीधे जाने वाले हैं। रामपुर नैकिन पहुंचेंगे जहां पर यह हादसा पेश आया था। दरअसल कल एक बस सुबह तड़के सीधी से सतना के लिए निकली थी। लेकिन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं, बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने और बाकी भी मूल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं वहां जाके परिस्थितियां कार्रवाई होगी। 7 दिनों से लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन किसी ने इतनी सारी आई एक साथ। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, वो आज पहुंचने वाले हैं, सीधी पहुंचने वाले हैं। रामपुर नैकिन गांव भी जाएंगे जहां पर यह हादसा पेश आया था। राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ। राज, वहां पर क्या जानकारी मिल पा रही है? कब तक प्रशासन क्या बता रहा है? कब तक सीएम पहुंचेंगे और घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? क्या और जानकारी उनके इस दौरे से जुड़ी हुई? देखिए प्रशांत, अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1 बजे के आसपास में रामपुर नैकिन पहुंचेंगे। और सबसे पहले जो अभी जो प्रस्तावित उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है वो सीएम का ये बताया जा रहा है कि वो सबसे पहले जो घटना स्थल है उस घटना स्थल को देखने जाएंगे कि आखिर वो क्या परिस्थितियाँ थी, कहाँ पे कैसी चूक हुई है, इस सब का सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और इसके अलावा उस बहादुर बेटी ने जो कई लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल करके नहर से निकाला था, उस परिवार से, उस बेटी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीएम का प्रोग्राम ये भी बताया जा रहा है कि जो और भी जो प्रभावित लोग हैं रामपुर नैकिन क्षेत्र के, उनसे भी सीएम मुलाकात करेंगे और उनको ढाढ़स बनाएंगे, सांत्वना देंगे।
लेकिन अभी इस कार्यक्रम की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। ये संभावित दौरा असल में बताया जा रहा है। जो रीवा संभाग के कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसी संभावना जताई है कि सीएम 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे और इस तरह से जहाँ घटना स्थल है उसका जायजा लेंगे और जो पीड़ित परिवार है उनको मिलकर उनको सांत्वना देंगे। तो ये प्रस्तावित है। इसको हालांकि इसको लेकर के प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जो सारे अधिकारी हैं जिले भर के, रीवा संभाग के कमिश्नर खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं। जो आईजी हैं रीवा संभाग के वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। सीधी के कलेक्टर और एसपी वो भी मौके पे मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम के संभावित दौरे के लेकर के उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल राज, खुद मुख्यमंत्री लगातार कल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे, प्रशासन को भी वो निर्देशित करते रहे। आज की क्या स्थिति है? 49 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हादसे में हो चुकी है। अब कोई मिसिंग तो नहीं है या किसी परिवार का कोई सदस्य अभी तक मिसिंग तो नहीं है या फिर रेस्क्यू पूरा हो चुका है? नहीं, रेस्क्यू अभी प्रशांत जारी है और सुबह से तकरीबन 7 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो पड़ोसी जिले हैं, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, यहाँ से जो अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें बुलाई गई हैं और वो सुबह से वो टीमें 7 बजे से फिर एक्टिव हो गई हैं। क्योंकि जो कल रात का जो आखिरी आंकड़ा था जिसके हिसाब से जो सीधी कलेक्टर से हम लोगों की बात हुई थी तो उनका भी ये मानना था कि 5 से 6 लोग हो सकते हैं जो अभी भी लापता हैं। क्योंकि ऐसे कई 4-5 जो मिसिंग पर्सन हैं उनके परिजनों से हम लोगों ने बात भी की थी। तो इस लिहाज से अभी ये देखा जा रहा है कि अभी जो नहर है, नहर में अभी भी जो लोग हैं वो लोग अभी वहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि उनके परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे अभी तकरीबन 5 से 6 लोग अभी हो सकते हैं जो अभी मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा है प्रशांत, वो दायरा भी आज बढ़ा दिया गया है। आज लगभग 35 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है नहर का, घटना स्थल से लेकर के और आगे का 35 किलोमीटर, उस पूरे 35 किलोमीटर के एरिया को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कवर किया जा रहा है और अलग अलग टुकड़ियां बना करके जो गोताखोर हैं, जो लाइफ बोट हैं, उनके माध्यम से अलग अलग 35 किलोमीटर के अलग अलग स्पॉट हो सकते हैं। उन स्पॉटों पे लगातार से ये टीमें सर्चिंग कर रही हैं। हालांकि आज नहर का पानी जो है काफ़ी कम है और तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज जो मिसिंग लोग हैं अगर वो आसपास के 35 किलोमीटर के दायरे में हैं तो उनको आज तलाश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बड़ा अपडेट यही है कि ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे संभाग भर के लगभग 600 से ज्यादा जवान हैं और 35 किलोमीटर आप बता भी रहे हैं कि लगभग 35 किलोमीटर जो नहर है उस पूरी नहर को खंगाला जा रहा है। चूंकि पानी कम है इसलिए रेस्क्यू में अब उतनी दिक्कतें नहीं आ रही जो कल हालात बने थे। शुक्रिया आपका राज, जानकारी आप जुटाते रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर देवास से है। देवास नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी आर.एस. केलकर का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य अधिकारी तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन नगर पालिका निगम में मना रहे हैं। दफ्तर में तलवार से केक काटने पर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सिविल सेवा के एक अधिकारी का इस तरह से जन्मदिन मनाना ये साबित भी करता है कि वो कानून को ताक पर रखने में माहिर है। वरना दफ्तर में केक काटने की हिमाकत शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी करे। कुछ ही दिनों बाद स्वास्थ्य अधिकारी आर.एस. केलकर रिटायर होने वाले हैं। वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वीडियो सामने आने के बाद सिविल सेवा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये तस्वीर देवास से सामने आई है जहां नगर पालिका निगम में कानूनों को ही ताक पर रख दिया गया। वीडियो वायरल है। स्वास्थ्य अधिकारी जो कि तलवार से अपने जन्मदिन का केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ये कुछ ही दिनों में रिटायर भी होने वाले हैं और अब इन पर वायरल वीडियो के आधार पर सिविल वरुण राठौर हमारे साथ जुड़ गए देवास से जानकारी के साथ। वरुण, ये तस्वीरें, ये जो वीडियो वायरल हुए हैं, सवाल भी खड़े करते हैं, इस पर कोई जवाब स्वास्थ्य अधिकारी कुछ दे रहे हैं, बता पा रहे हैं और कोई एक्शन भी हो सकता है क्या इनके खिलाफ? जी प्रशांत, बताना चाहूंगा ये जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं इनके रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि मंगलवार की रात को ये जन्मदिन मना रहे थे। इनके दोस्तों द्वारा इन्हें तलवार दी गई और ये तलवार के द्वारा केक काट रहे थे। इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। हालांकि निगम अधिकारी द्वारा अभी कोई भी ऐसी जानकारी दी नहीं गई है।
कि इन पर कोई ऐसा प्रकरण दर्ज हो। जी जी, जो तस्वीरें दिख रही हैं तलवार से केक काटना अपने आप में ये सवाल पैदा करता है, और वो भी नगर निगम के अंदर। इसमें केवल ये आर.एस. केलकर ही सवालों के दायरे में नहीं है, बल्कि वो लोग भी सवालों में आएंगे जिन लोगों ने इन्हें ये तलवार लाकर दी। वरुण जी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है, नंगी तलवार लेकर घूमना। और इस तलवार, ये जो तलवार है वो कहीं ना कहीं ऐसे दायरे में आती है जो कि किसी प्रकरण की धारा एक्ट के तहत उसमें आर्म्स एक्ट लगता है, और इस पर हो सकता है कि अधिकारियों द्वारा इन पर गाज भी गिर सकती है। जी जी, शुक्रिया वरुण आपका जानकारी के लिए। लेकिन आपको तस्वीरें हम फिर दिखा रहे हैं, देवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां नगर पालिका निगम में जो स्वास्थ्य अधिकारी थे वो अपने जन्मदिन का तलवार से केक काटते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए। और अब ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करें। सीधी बस हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय है। प्रदेश के राजमार्गों पर, सड़कों पर अनफिट, बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बगैर बीमा के क्षमता से अधिक यात्रियों को पशुओं की भांति ठूस ठूस कर बगैर स्पीड गवर्नर के सैकड़ों बसें दुर्घटनाओं को खुला न्योता देते हुए गति से सरपट दौड़ रही हैं। न इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साधन है, न ये सभी निर्धारित नियमों का पालन कर रही हैं, न इनकी नियमित चेकिंग होती है और न इनसे नियमों का पालन करवाया जाता है। एक हादसे के बाद हम जागते हैं और बाद में वही हाल। इसी कारण सीधी जैसे हादसे सामने आते हैं। आवश्यकता है इन बेलगाम परिवहन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, इन्हें नियमों के अंतर्गत लाया जाए और तभी हम सीधी जैसे दुर्घटनाओं और हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट है सीधी बस हादसे पर, और उनके नजरिए से परिवहन माफिया पनप चुका है और यही वजह कि ऐसे हादसे अक्सर पेश आते हैं। कई तरह की लापरवाहियां होती हैं और इसमें अक्सर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ लिखते हैं कि जो माफिया है, परिवहन माफिया है, इसी की वजह से राजमार्गों पर, सड़कों पर अनफिट, बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बगैर बीमे और तमाम ऐसी अनियमित जो गतिविधियां होती हैं, अनैतिक गतिविधियां होती हैं, उसके चलते लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जो पीसीसी चीफ कमलनाथ उठा भी रहे हैं। इस पर कल न्यूज़ 18 ने भी सवाल उठाया था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में तो लापरवाही है जिसके चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। शरद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो शरद, सवाल जो न्यूज़ 18 ने कल उठाया था वही सवाल आज पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ उठा रहे हैं कि परिवहन विभाग में कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कैसे ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हैं, कैसे जो स्पीड गवर्नर का जिक्र आप खुद कर रहे थे, और कैसे नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल प्रशांत, कमलनाथ ने ये मुद्दा आज उठाया है, लेकिन निश्चित ही आपने सही बात कही है कि कल ही न्यूज़ 18 ने ये सारे पहलू खड़े किए थे और ये पूछा था कि आखिरकार इस हादसे को क्या वाकई में रोका जा सकता था, इस हादसे को रोकने की किस किस के ऊपर जिम्मेदारी थी, कैसे एक बस के अंदर इतने सारे यात्री सवार हो जाते हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यहाँ तक भी बताया कि बस में इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पर पैर रखा जा सके। जो गैलरी होती है यात्रियों के आने जाने के लिए, वहाँ तक भी यात्री भरे हुए थे और कुछ यात्रियों को जब जगह नहीं मिली बैठने की तो वो बीच रास्ते में उतर गए। पूरा अमला कहाँ था इस दौरान में, कैसे बस इतनी रूट बदल कर गई, उसमें यात्री सवार थे। तो निश्चित ही इसको राजनीतिक चश्मे से ना भी देखा जाए तब भी ये सवाल तो खड़े होते ही हैं, आखिरकार परिवहन विभाग अब क्यों जाग रहा है, क्यों अब डिप्टी कमिश्नर वहां मौका पे पहुंच रहे हैं, अब किस बात की जांच करेंगे या कमिश्नर किस बात की जांच करेंगे। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी, ये हादसे रोकने की जिम्मेदारी विभाग की है, प्रशासनिक अमला जिसकी भी जहां भी जिम्मेदारी है वो बनती है और उनकी जिम्मेदारी जब तक तय नहीं की जाएगी तब तक इस तरीके के हादसे पेश आते रहेंगे। प्रशांत, कल हम और आप दोनों इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बस हादसा हुआ हो और उसमें लापरवाही सामने आई हो। निश्चित ही इसमें बड़े पैमाने पर एक तो कार्रवाई की ज़रूरत है और दूसरी ये सुनिश्चित करने की भी ज़रूरत है कि जो नियम कायदे कानून फॉलो कराने की जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं कराते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी किस पैमाने तक तय की जाए, सिर्फ मुआवजा फॉलो किया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके पास। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त बीजेपी से। रजनीश जी, ये सवाल न्यूज़ 18 ने कल भी उठाया था कि कहीं तो चूक है, कोई तो चूक है, परिवहन विभाग में कुछ तो गड़बड़ है जिसके चलते लगातार ऐसे मामले, ये बड़ा हादसा था, छोटे हादसे तो होते ही रहे हैं, आखिर परिवहन विभाग पर अब पीसीसी चीफ कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी किस पर सवाल उठा रहे हैं इसका कोई संदर्भ, कोई मायना नहीं है, क्योंकि इसके पहले 1 साल के पहले क्या 15 महीने जिस निर्धारित सीटों की संख्या पर बैठ के यात्री सफर करते थे, इसके अलावा कोई अतिरिक्त नहीं जाते थे यात्री। क्या इसके बाद में सारी गाड़ियों की व्यवस्था, सारी सड़क दुर्घटनाएं बंद हो गई थी? कोई भी सड़क, मैं कल भी आपसे कहा था मैंने, मैं किसी सड़क दुर्घटना का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को बचाने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत सस्ता तरीका होता है कि सड़क दुर्घटना के कोई भी मामले में हम सरकार के ऊपर आरोप मढ़े और बरी हो जाए। मैंने कहा था हम उस समाज में रहते हैं जहां हेलमेट हम लगा के चलें, इसकी गारंटी भी हम सरकार पर थोपते हैं। गाड़ी हम चला रहे, बाइक हम चला रहे, हेलमेट हमें पहनना है, जान की रक्षा हमारी होनी है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार, पुलिस इसके लिए जिम्मेवार, हमें क्यों नहीं रोकती? और जब रोकने लगे तो उस पर ये बात ठीक है रजनीश जी, ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा हमारी है, हमें ख्याल रखना है। अगर वाकई में इतनी जो पब्लिक अवेयर होती तो फिर परिवहन विभाग की नियम कानूनों की दरकार ही नहीं पड़ती। पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, जो इस प्रकार के लाइसेंस से बस और तमाम प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के काम में है, उनको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, पुलिस को भी करना होगा, प्रशासन को भी करना होगा, परिवहन विभाग को भी करना होगा। लेकिन मैं केवल इस बात का विरोधी हूं कि केवल आप एक विभाग पर बिल फाड़कर और बरी हो जाओ कि साहब गलती इसी की है। क्या कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, सब जितनी सीटें उतने लोग बैठते हैं, कोई सड़क दुर्घटना नहीं घट रही, और जो घट रही है उसका दोष परिवहन विभाग का है। क्या हम इसी को लेकर रजनीश जी, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, रजनीश जी का सवाल, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार भाई आपकी भी रही है, या ऐसा तो है नहीं कि सब हर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने लगा हो अगर कांग्रेस की सरकार आ गई हो, अब आप सवाल उठा रहे हैं। आप अपने चैनल से और इनसे भैया से मिलके एक ऐसा नोटिफिकेशन निकलवा दो कि हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जो है कानूनन कोई आवश्यक नहीं है। ये जस्टिफिकेशन है क्या? ये आपको पता है कि उसमें जो है 32 सीटर की तो बात ही हो रही है। ये कैसे जो है बिना इंश्योरेंस के वो बस चल रही थी? नहीं, मुझे मेरी बात ये शब्दावली भूपेंद्र जी सवाल आपसे पूछा जाता है, उसको सर आप डाइवर्ट क्यों कर देते हैं? मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते हैं साहब? सवाल क्यों ना पूछूं आपसे सवाल क्यों ना पूछूं मैं? बिल्कुल, किससे पूछ रहे हैं आप सवाल? पहले बात सुनेंगे आप मेरी, क्या आप सवाल ही सवाल पूछेंगे कि जवाब भी देने देंगे? सवाल ही सवाल पूछेंगे क्या? लॉजिक नहीं है इनके, जवाब भी देने देंगे कि नहीं जवाब देने देंगे? का प्रयास करते हैं ये जस्टिफिकेशन है, ये जस्टिफिकेशन है उसका। ये इस तरह से सरकार चला रहे हैं।
कि साहब जो है राजस्थान में हुआ था एक्सीडेंट और जो है पंजाब में हुआ था एक्सीडेंट, इसलिए ये यहाँ एक्सीडेंट कर रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन है, शर्म नहीं आती इनको। ये सरकार में बैठे हुए हैं और आप इसको जिसमें टेका लगा रहे हैं। एक राजनेता जिम्मेदार होने के नाते संवेदनशील आप क्या आप राजनेता है क्या? कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, किसी बात को जस्टिफाई नहीं करता है। जो सवाल बीजेपी से किया जाना चाहिए वो बीजेपी से किया जाएगा, जो सवाल कांग्रेस से किया जाना चाहिए वो कांग्रेस से भी किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप चैनल पर सवाल उठाकर आप बच नहीं सकते हैं, आप बच नहीं सकते भूपेंद्र जी, अपनी जवाबदेही से अपने जवाब से बच नहीं सकते हैं। हमने एक्सीडेंट किया है क्या? कांग्रेस ने किया एक्सीडेंट क्या? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? बच नहीं सकते? राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस बच रही है क्या इसमें? राजनीति कर रहे हैं या कांग्रेस खड़ी है क्या? सवाल किया गया, आपको शर्म नहीं आती क्या? आपने चैनल पर सवाल उठा दिया। अरे आपकी राजनीति है, कांग्रेस बीजेपी की राजनीति है, आप आपस में निपटिए ना। आप चैनल पर क्यों सवाल उठा रहे हैं राजनीति का? सवाल पूछिए ना, आप आपस के सवाल पूछिए। आप क्यों सवाल पूछते हैं ऐसे कि आप जो है आप उसमें पक्ष बन जाते हैं? ये आपकी गलती है। आप नहीं पूछेंगे, हम जो इनसे बात करेंगे, इनसे तो हम रोज लड़ते हैं। या तो आपने भूपेंद्र जी, या तो आपने मेरे सवाल सुने नहीं रजनीश जी से मैंने जो सवाल किए, आपने वो सवाल सुने नहीं, आपने शायद वो सवाल सुने नहीं जो मैंने रजनीश जी से किए। गलतफहमी में है आपने। हम सब सुन रहे हैं भाई साहब, हमें जो है रजनीश जी से बात करने दीजिए। आप पक्ष मत बनिए, इतनी सी बात कर रहे हैं हम आपसे। और आप जब पक्ष बनकर बात करेंगे तो मैं एक पार्टी का कोई पक्ष नहीं बन रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। मैं कहीं कोई पक्ष नहीं हूं, लेकिन कहीं कोई पक्ष नहीं है, लेकिन आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपके साथ। रजनीश जी, ठीक है साहब, रजनीश जी को बोलने दीजिएगा। रजनीश जी, बड़ा हादसा हुआ है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही तो बनती है ना आपकी। नहीं तो मैंने कब इनकार किया? मैंने कब इनकार किया? कल भी आपके साथ चर्चा में था, मैंने इनकार नहीं किया। तो जवाबदेही है, इसीलिए तत्परता के साथ में हमने न केवल राहत कार्य चलाए, बाकी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि जब मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए सरकार ने। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में सड़क दुर्घटना में हर मिनट सैकड़ों की तादाद में लोग काल कबलित हो रहे हैं। हमें संवेदना से बातचीत व्यवहार करना पड़ेगी। मैंने कहा हम उस समाज में रह रहे हैं जहां हेलमेट भी सरकार की गारंटी हो जाती, सरकार क्यों नहीं चलवाती, सरकार क्यों नहीं बिठवाती? तो हमें जागरूक नागरिक की भांति निभाना होगा। मीडिया, राजनीतिक दल के लोगों को उस भूमिका में आना पड़ेगा। विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ जी इस प्रकार की बात करके बरी हो जाएंगे तो नहीं हो सकते। मैंने केवल इसलिए याद दिलाया कि जहां ये सरकार में थे या 15 महीने सरकार में थे, क्या वहां ऐसा प्रकार चल रहा था? एक जिम्मेदारी नहीं बनती क्या उनकी? क्या सेंसिटिविटी नहीं बनती क्या उनकी? क्या मजाक करेंगे इस प्रकार का केवल? ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं रजनीश जी, आपको वक्त की कमी है। शुक्रिया भूपेंद्र जी, रजनीश जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर है, बीजापुर से ये बड़ी खबर है। 4 माओवादी गिरफ्तार हुए। सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई कर ये सफलता हासिल की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। तो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। बीजापुर से ये बड़ी खबर है, 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों की ये संयुक्त कार्रवाई थी और इन 4 माओवादियों को धर दबोचा गया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र से इन सभी माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर है। बीजापुर से 4 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। संयुक्त सुरक्षा बलों की संयुक्त ये कार्रवाई थी और इन्हें धर दबोचा गया। और डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है कि इन माओवादियों के पास से कुछ बरामद भी किया गया, हथियार या कोई और नक्सली सामग्री भी इनके पास से बरामद हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी। 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं और ये संयुक्त कार्रवाई थी सुरक्षा बलों की। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी आपके पास इन गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई? कुछ इनके पास से बरामद भी हुआ क्या? जी देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोसागुड़ा और लिंगागिरी के जंगलों की तरफ माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को, और इसी सूचना के आधार पर जो है सीआरपीएफ, कोबरा, जिला बल, एसटीएफ की संयुक्त टीम एक ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। और जैसे ही ये जवान कोसागुड़ा और लिंगागिरी के जंगलों के पास पहुंचे, इसी दौरान जो है 4 लोग फोर्स को देखकर भागते नजर आए और
जवानों ने भी चुस्ती दिखाते हुए उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया और गिरफ्तार कर उनसे जब पूछा गया तो ये खबर निकल कर आई कि वो चारों के चारों माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और चारों जो माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें एक DAKMS अध्यक्ष और 2 जन मिलिशिया सदस्य और एक मिलिशिया डिप्टी कमांडर शामिल है। और इन पर जो है इन गिरफ्तार माओवादियों पर सुमो वाहन पर, प्राइवेट सुमो वाहन पर बम विस्फोट करने का आरोप भी है। जी प्रशांत। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मुकेश, धन्यवाद। तो बीजापुर में बड़ी कामयाबी, 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। इस